देखना अपना हमारा चैप्टर चल रहा था 15 का चैप्टर चल रहा था नाभिकीय भौतिकी। कल मैंने आपको रेडियो एक्टिवता के बारे में बता दिया था कि वे पदार्थ जो स्वतः ही अदृश्य किरणें उत्सर्जित करते रहते हैं उसे हम रेडियो एक्टिवता बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दी थी, जैसे कि पोलोनियम है, थोरियम है, यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, रेडियम है, या फिर जो जिसका परमाणु क्रमांक जो 82 से अधिक वाले तत्व होते हैं वो रेडियो एक्टिवता का गुण प्रदर्शित करते हैं। और जो मैंने आपको सारे के सारे जो तत्व बताए हैं उनका सभी का जो परमाणु क्रमांक है वो 82 से अधिक ही होता है। और फिर हमने रदरफोर्ड सोडी का रेडियोएक्टिव 6 का नियम कर दिया था, और जो रेडियोएक्टिवता के बारे में रदरफोर्ड सोडी ने विश्लेषण भी किया था और बताया था कि जो रेडियोएक्टिव पदार्थ है उससे अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती हैं। जो अल्फा किरणें होती हैं वो होती है धनावेशित और बीटा किरणें होती हैं ऋणावेशित, जबकि गामा किरणें हैं ये उदासीन होती है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज वो नहीं होता। और अर्धअयनकाल की परिभाषा भी हमने कर ली थी, उसका एक फॉर्मूला भी स्थापित कर दिया था। ये इसका फॉर्मूला है 0.693 अपॉन लैम्डा। ये अर्धअयनकाल भी हमने इस फॉर्मूले को स्थापित कर दिया था। अब जो अगला टॉपिक अपना वो है माध्य आयु। माध्य आयु, और ये अपना पार्ट 5 पार्ट मैंने आपको इसमें करवा दिए हैं, इसका छठा पार्ट है। तो देखना सबसे पहले इसकी परिभाषा, किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के लिए सभी परमाणुओं के औसत को ही किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के सभी परमाणुओं के औसत को ही माध्य आयु कहते हैं। माध्य आयु कहते हैं। किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के सभी परमाणुओं के औसत को ही माध्य आयु कहते हैं। इसे टी का मतलब हो गया समय और ए का मतलब हो गया एवरेज। इसे TA या फिर टो से प्रदर्शित करते हैं। तो देखना इसका फॉर्मूला होता है ना, कोई भी अगर माध्य हमें निकालना है वो कैसे निकालते हैं, जैसे कि कोई भी 10 संख्या है हमारे पास, 1 2 3 4 और ये मान लीजिए कोई भी 5 संख्या है, इसका औसत हम इस प्रकार से निकालते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और कितनी संख्या है इसमें 1 2 3 4 5 और 5 को भाग दे देते हैं, ऐसे दोस्त निकालते हैं। तो इसमें भी देखिए हम कैसे निकालेंगे। TA बराबर है सभी परमाणुओं की आयु का योग, सभी परमाणुओं की आयु का योग बटा सभी परमाणुओं की आयु का योग बटा कुल परमाणुओं की संख्या। इससे हम क्या निकालते हैं, औसत को निकाल लेंगे। इसको TA से प्रदर्शित कर दो या फिर टो से भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। सभी परमाणु की आयु का योग बटे कुल परमाणुओं की संख्या। अब देखना इसको हम कैसे निकालेंगे वो देखिए। मानते हैं, माना T बराबर 0 समय पर रेडियोएक्टिव पदार्थ में परमाणुओं की संख्या n0 है, यानी कि जो प्रारंभ में जो समय कुछ भी नहीं है, 0 समय है, जो प्रारंभ में हमारे पास कुल कितने परमाणु हैं n0 है, तथा t समय पश्चात कितने परमाणु हैं, n है। अब ये मान लेते हैं कि माना dt समय में dn परमाणु का विघटन होता है। माना dt समय में माना dt समय में
Dn परमाणु का विघटन होता है, Dn परमाणु का विघटन होता है तो सभी परमाणुओं की आयु का योग, माना डिट्टी समय में Dn परमाणु का विघटन होता है तो सभी परमाणुओं की या फिर सभी रेडियोएक्टिव परमाणु की आयु का योग, तो सभी रेडियोएक्टिव परमाणुओं की आयु का योग कितना हो जाएगा, T इंटू में समय है T और डिट्टी समय में कितने परमाणु विकसित होते हैं, Dn, तो T इंटू में Dn। और देना सभी योगफल निकालने सभी परमाणुओं के लिए, तो हम इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। और देखना समाकलन कहां से करेंगे, 0 से लेकर अनंत तक, क्योंकि रेडियोएक्टिव पदार्थ मैंने आपको गुण लिखाए हैं कि कौन सा पदार्थ कब विकसित होगा ये हमें पता नहीं होता, इसलिए जो लिमिट है वो कहां से लेके कहां तक लगाई है, 0 से लेकर अनंत तक। यानी कि जो संपूर्ण परमाणु का जो विघटन है वो अनंत तक होता है। हमें नहीं पता होता कि जो कोई भी परमाणु का विघटन है वो पूरा का पूरा परमाणु है वो कब है पूरा का पूरा विघटित हो जाएगा, ये निश्चित नहीं होता है। इसलिए जो लिमिट है वो T बराबर 0 से कहां तक लगानी है, अनंत तक लगा देनी है। ठीक है, अब देखना ये फॉर्मूला अपना Ta बराबर सभी परमाणु की आयु का योग, तो सभी परमाणु की आयु का योग अपने पास ये आ गया 0 से लेके इंफिनिटी और T इंटू में Dn अपॉन कुल परमाणुओं की संख्या। तो प्रारंभिक T बराबर 0 पर अपने कुल कितने परमाणु थे, N0, तो अपॉन में कितना आ गया, N0। अब देखना इसे आगे, अब हमें पता है कि Dn अपॉन Dt बराबर कितना होता है, लैम्डा n, क्योंकि जो क्षय दर है, परमाणु की क्षय की दर है, वो परमाणु की संख्या की क्या होती है, समानुपाती। तो रदरफोर्ड त्रुटि का रेडियोएक्टिव क्षय का नियम था, और ये आएगा पॉजिटिव में, याद रखना यहाँ पर नेगेटिव में लेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि परमाणु को पूरा क्षय कब होगा, तो इसको आप मॉडुलस लगा सकते हो प्लस के Dn अपॉन Dt बराबर लैम्डा n। अगर यहां से आप Dn का मान निकालोगे तो कितना आएगा, लैम्डा n dt। तो ये यहां पर Dn है, ये Dn लैम्डा dt इस समीकरण में यहां पर रख सकते हैं, तो देखना कितना बच जाएगा, T इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी, ये T है सदा शरत को, और Dn का मान देखना ये रहा, तो रख देते हैं लैम्डा n dt अपॉन N0, ये रख दिया N0। अब जरा रदरफोर्ड त्रुटि का नियम, रदरफोर्ड त्रुटि के नियम से, रदरफोर्ड त्रुटि का नियम हमें पता ही है, n बराबर क्या होता है, N0 e की पावर माइनस लैम्डा t। तो ये n है, इसकी जगह ये मान रखो, तो t बराबर कितना बचेगा, लिमिट 0 से लेके इन्फिनिटी, ये है t लैम्डा, लैम्डा ऐसा कैसा रख दिया, ये रहा n, और n की जगह क्या रखना है, N0 e की पावर माइनस लैम्डा t, और इनटू में dt है, और अपॉन में इसके N0। अब देना N0 से N0 कैंसिल हो गया, तो आगे देखना कितना बचेगा, Ta बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी, ये बचा है T और लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा t और dt। ठीक है, अब लैम्डा में पता है 6 नियतांक होता है, कांस्टेंट है, समाकलन से बाद 0 से लेके इन्फिनिटी और t e की पावर माइनस लैम्डा t dt। अब इसका समाकलन करेंगे, खंडन समाकलन फर्स्ट इंटू सेकंड से, खंडन समाकलन करने पर, तो खंडन समाकलन करेंगे तो कितना आएगा, Ta बराबर 1 अपॉन लैम्डा, यानी कि जो मध्य आयु है वो 6 नियतांक के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहां पर हम लिखेंगे, अतः मध्य आयु
माध्य आयु 6 नियतांक पॉजिटिव इंटीग्रल लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये अपने पास माध्य आयुकाल का फॉर्मूला आ गया है, अच्छे से इसको याद रख लेना है, माध्य आयु। तो देखना एक बार बताते हैं आपको कि किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के सभी परमाणुओं के औसत को हम क्या बोलते हैं, माध्य आयु कहते हैं। इसको हम किससे लिखते हैं, TA या टो से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सभी परमाणुओं की आयु का योग बटा कुल परमाणुओं की संख्या। अब हम मान लेते हैं कि माना t बराबर 0 समय पर रेडियोएक्टिव पदार्थ में परमाणुओं की संख्या है n0 तथा t समय पश्चात है n। तो माना dt समय में dn परमाणु का विघटन होता है, तो सभी रेडियोएक्टिव परमाणुओं की आयु का योग है वो कितना हो जाएगा, 0 से लेकर अनंत तक है। क्योंकि रेडियोएक्टिव पदार्थ है वो हमें नहीं पता होता कि कब तक विघटित होगा, तो 0 से लेकर अनंत और t में dn। अब t इक्वल टू करेंगे सभी परमाणु का योग कितना है, 0 से लेकर इन्फिनिटी, t इनटू में dn है, लिख दिया यहाँ पर। कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है प्रारंभ में, n0। तो ये रदरफोर्ड छोटी का नियम है, dn अपॉन dt बराबर लैम्डा n। तो dn बराबर करेंगे लैम्डा n dt। तो TA बराबर आ गया 0 से लेकर इन्फिनिटी t लैम्डा n dt अपॉन n0। अब रदरफोर्ड छोटी के नियम से, तो रदरफोर्ड छोटी का नियम है n बराबर n0 की पावर माइनस लैम्डा t। अब TA बराबर यहाँ पर n की जगह है ये मान रख दिया है, n0 से n0 कैंसिल हो गया, TA बराबर बचा 0 से लेकर इन्फिनिटी t इनटू में लैम्डा की पावर माइनस लैम्डा t dt। लैम्डा 6 नियतांक में कांस्टेंट है, इसको समाकलन से बाहर ले लिया है, अंदर बचा t इनटू t की पावर माइनस लैम्डा t dt। अब इसका खंडन समाकलन करोगे फर्स्ट इनटू सेकंड से, तो TA बराबर आपके पास बचेगा 1 अपॉन लैम्डा, यानी कि लैम्डा 6 नियतांक जो किसके व्युत्क्रमानुपाती हो गया है, माध्य आयु के व्युत्क्रमानुपाती हो गया है। अब जल्दी से एक बार देख लो, इसका आप स्क्रीनशॉट है वो ले लेना, फिर हम इससे आगे का टॉपिक है वो करते हैं। इसको चलो अब मिटा देते हैं और फिर अब इससे आगे का टॉपिक हम कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप बता देना, आपको दोबारा से कोई भी टॉपिक को समझ में नहीं आए वो आपको दोबारा से करवा देंगे। देखना जो अगला टॉपिक आता है वो है अपना माध्य आयु, माध्य आयु तथा अर्ध आयु में संबंध। माध्य आयु तथा अर्ध आयु में संबंध। तो देखना दोनों के फॉर्मूले हमने निकाल लिए हैं, माध्य आयु का भी निकाल लिया था और अर्ध आयु काल का भी हमने निकाल लिया था। तो देना अर्ध आयु काल से, अर्ध आयु काल। तो अर्ध आयु काल का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, T1/2 बराबर 0.693 अपॉन लैम्डा। इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 23। माध्य आयु काल का भी हमने फॉर्मूला निकाल लिया, माध्य आयु। इसको हम टो से भी लिख दो या फिर टी ए से लिख दो। इसका फॉर्मूला कितना था, 1 अपॉन लैम्डा। इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 2। अब है ना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 कितना है, T1/2 0.693 इंटू में 1 अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो T1/2 बराबर 0.693 इंटू 1 अपॉन लैम्डा, और 1 अपॉन लैम्डा का मान हमें बताइए, तो लिख दो याद रखिए, लिख दो टी ए। तो T1/2 इक्वल टू 0.693 टी ए। ये संबंध हो गया है इसमें माध्य काल तथा अर्ध काल में संबंध। देखो जल्दी फटाफट से स्क्रीनशॉट है इसका वो ले लेना, बाद में इसे आगे का कंटिन्यू करते हैं।
अब जो अगला टॉपिक अपना आता है वो अब हम करेंगे अब हम करेंगे अल्फा बीटा और जो गामा किरणें हैं उनके गुण हमें करने हैं। तो देखना आपको एक दोबारा से फटाफट से बताते हैं कि अल्फा बीटा गामा किरणें वो क्या होती है। तो रदरफोर्ड ने देखना मैंने आपको बताया था जब रेडियोएक्टिव पदार्थों का विश्लेषण किया था तब उसने क्या बताया था, देखना यहां पर इसने एक रेडियोएक्टिव पदार्थ को रख दिया था, ये था रेडियोएक्टिव पदार्थ, रेडियोएक्टिव पदार्थ यानी कि यहां से रेडियोएक्टिव किरणें हैं वो निकली। यहां पर उसने एक प्लेट रख दी थी, यहां पर था चार्ज था नेगेटिव चार्ज, यहां पर था पॉजिटिव चार्ज। तो देखना ये किरणें यहां से निकलती हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या देखा कि कुछ किरणें ऋणावेशित प्लेट की तरफ चली गई, इस प्रकार से ऋणावेशित प्लेट की तरफ, और कुछ किरणें धनावेशित प्लेट की तरफ चली जाती हैं। अब जो ऋणावेशित जो प्लेट की तरफ जाती हैं वो थी अल्फा किरणें, अल्फा किरणें जो क्या होती हैं धनावेशित, और जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो गई थी वो थी बीटा किरणें, वो होती है ऋणावेशित, और जो सीधी निकल गई वो थी गामा किरणें जिसके ऊपर कोई चार्ज वो नहीं होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इस प्रकार से देखना ये तीन किरणें हैं वो रदरफोर्ड ने बताई थी, बाद में लेकिन पता चला कि किरणें में ऊपर एक कणी है। तब हमें अल्फा बीटा और गामा किरणें हैं इनके हम गुण करेंगे, वो करेंगे। देखना फटाफट से हम करते हैं, पहले आप इसको देख लो जल्दी से। तो आप अब हेडिंग डाल लेना अल्फा बीटा तथा गामा किरणों के गुण, वो अब हम करेंगे। अब अगला अपना टॉपिक आता है वो आता है अल्फा बीटा तथा गामा किरणों के गुण, तो ये अब हम करेंगे। तब एक टेबल हम बना लेना, टेबल के द्वारा हम समझेंगे इसे। एक सेट ले लेना अल्फा कण, यहां पर लिख लेना अल्फा कण, यहां पर लिख लेना बीटा कण, यहां पर लिख लेना गामा कण। सबसे पहले इसमें एक नंबर हम करेंगे इसकी प्रकृति, इसकी करेंगे प्रकृति। तो देखना तो अल्फा जो किरणें होती है वो क्या होती हैं धनावेशित, अल्फा किरणें होती हैं वो होती हैं धनावेशित, यानी कि जो अल्फा किरणें हैं वो याद रखना हीलियम का नाभिक होता है एक प्रकार से, हीलियम का नाभिक, यहां पर आप लिख देना हीलियम का नाभिक। अब है बीटा किरणें, जो बीटा किरणें होते हैं वो होते हैं ऋणावेशित, ऋणावेशित यानी कि तीव्रगामी न्यूट्रॉन, तीव्रगामी न्यूट्रॉन। और जो गामा किरणें होती हैं वो क्या होती है फोटोन, फोटोन या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग। ये इसकी प्रकृति होती है, प्रकृति होगी इसकी धनावेशित होती है अल्फा किरणें, और हीलियम का नाभिक है उसको हम अल्फा किरणें बोलेंगे। जो दूसरी है इसका बीटा किरण वो होता है ऋणावेशित, जो तीव्रगामी न्यूट्रॉन इसको बोलते हैं। तो जो अल्फा सॉरी गामा किरणें है वो होती है फोटोन या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है गामा किरणें।
ये इसकी हो गई है प्रकृति। अब 2 नंबर हम देखते हैं। अब 2 नंबर देखते हैं इसके ऊपर आवेश। जो अल्फा कणों के ऊपर आवेश होता है वो प्रोटॉन के आवेश का होता है 2 गुना, और प्रोटॉन का आवेश हमें पता है प्लस का 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 है, तो इसका हो जाएगा प्लस का 3.2 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब बात करते हैं बीटा कणों की। इसके ऊपर आवेश होगा इलेक्ट्रॉन में, सॉरी केवलगामी इलेक्ट्रॉन है, इसका आवेश हमें पता है इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और गामा के लिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, तो आप इसके ऊपर लिख देना नो चार्ज, इसके ऊपर कोई आवेश हो नहीं। अब बात कर लेते हैं इसके अगले गुण की। अब है इसकी ऊर्जा। इसकी ऊर्जा जो अल्फा कणों की जो ऊर्जा होती है वो होती है कम, जबकि बीटा कणों की ऊर्जा होती है वो होती है अधिक, और जबकि गामा कणों की जो ऊर्जा होती है वो होती है सबसे अधिक, सबसे अधिक। अब देखना इसका अगला आयनीकरण क्षमता। आयनीकरण क्षमता, इसकी जो आयनीकरण क्षमता होती है वो होती है सबसे अधिक, सबसे अधिक इसकी आयनीकरण क्षमता होती है, यानी कि बीटा से 100 गुना अधिक, 100 गुना अधिक। और जो इसकी जो आयनीकरण क्षमता होती है वो होती है गामा से 100 गुना अधिक, 100 गुना अधिक। और इसकी आयनीकरण क्षमता होती है सबसे कम, सबसे कम, यानी कि 1 मान लेंगे। अगर इसकी आयनीकरण क्षमता 1 है तो इसकी कितनी होगी 100 गुना होगी, जबकि इसकी इससे भी 100 गुना होती है इसकी आयनीकरण क्षमता। अब जो अगला गुण है इसका वो है भेदन क्षमता। भेदन क्षमता यानी कि कागज को किस प्रकार से जो भेद करती है उसको बोलते हैं भेदन क्षमता। तो जो अल्फा कणों की जो भेदन क्षमता होती है वो होती है सबसे कम, सबसे कम होती है। अब है बीटा कण। बीटा कणों की जो भेदन क्षमता होती है वो अल्फा से होती है 100 गुना अधिक, अल्फा से 100 गुना अधिक। और जो इसकी जो भेदन क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक। आप लिख सकते हो बीटा से 100 गुना अधिक। ये होगी इसकी भेदन क्षमता। अब जो इसका अगला गुण है वो है फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव। तो देखना ये जो फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव सबसे कम डालती है, यहां पर आप लिख देना सबसे कम। इसका अधिक होता है फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव, और इसका सबसे अधिक होता है, सर्वाधिक प्रभाव डालती है। रेडियो की खोज भी जो बेकरर ने इसी प्रकार से की थी कि फोटोग्राफिक प्लेट पर वो डब्बा बन गया था ना, तो वो इसी प्रभाव इस प्रकार से डालती है। अब अगला गुण है वो है इसका रेखीय स्पेक्ट्रम। रेखीय स्पेक्ट्रम जो इसका रेखीय स्पेक्ट्रम होता है रेखीय तथा सतत होता है। इसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो होता है विभक्त, और फिर इसका भी होता है रेखीय तथा सतत। अब अगला गुण भी आप लिख सकते हो, वेग की भी तुलना आप कर सकते हो। जो वेग, इसका वेग होता है प्रकाश के वेग का, प्रकाश के वेग से
प्रकाश के वेग का 1/10वें भाग के बराबर, 10वें भाग से कम। प्रकाश के वेग का 1/10वें भाग से कम होता है और जो इसका वेग होता है 0.01 से 0.98 तक, जबकि यह प्रकाश के वेग के बराबर है। प्रकाश के वेग के बराबर होता है इसका वेग। अब एक गुण और याद रख सकते हो कि यह विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है। यह भी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है और इसके ऊपर आवेश नहीं होता, आवेश है वो नहीं होता, इसलिए प्रभावित है वो नहीं होती, नहीं होती। ये इसके गुण हैं, इसको अच्छे से आपको याद कर लेने हैं। तो पहले देखना ये गुण है इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 गुण है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। जैसे प्रकृति है अल्फा कण धनावेशित, बीटा कण ऋणावेशित, गामा कण फोटोन और विद्युत चुंबकीय तरंगे। आवेश इसके ऊपर 3.2 इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर कोई आवेश होता नहीं है। ऊर्जा इसकी कम होती है, इसकी अधिक, इसकी सबसे अधिक होगी, इस पर सबसे अधिक होती है निकट क्षमता बीटा से 100 गुना अधिक, ये गामा से 100 गुना अधिक, इसकी होती है सबसे कम। भेदन क्षमता इसकी सबसे कम, इसकी अल्फा से 100 गुना अधिक, इसकी होती है सर्वाधिक। आप फोटोग्राफिक प्लेट पर सबसे कम प्रभाव डालती है, अधिक को ये सर्वाधिक प्रभाव डालती है। अब रेखीय स्पेक्ट्रम इस तरीके में सतत विभक्त होता है, इसका विभक्त इसका रेखीय का सतत होता है। ये प्रकाश के वेग से 1/10वें भाग के बराबर, इसका इतना होता है और इसका प्रकाश के वेग के बराबर ही होता है। ये विद्युत चुंबकीय से प्रभावित होती है और ये भी होती है और ये आवेश नहीं होने के कारण प्रभावित हो नहीं होती है। तो ये अपना टॉपिक हो गया है अल्फा बीटा का गामा किरणों के गुण। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लेना। तो कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता देना। ये अपना टॉपिक हो गया है अल्फा बीटा का गामा किरणों के गुण हो गया है। और इससे पहले मैंने आपको करवा दिया था माध्य आयु काल, दोनों अच्छे टॉपिक है। और ये जो मैंने आपको जो नोट्स है उस नोट्स में मैंने आपको अलग अलग भी करवा रखे हैं, इनके गुण अलग अलग करवा रखे हैं। आप चाहो तो इनको अलग अलग याद कर लेना, या चाहो तो टेबल भी आप अपनी नोटबुक में है वो उतार लेना है और इसको भी आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करते हैं, इसको उतार लेना।